फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एजुकेशन पॉइंट। आज हम ज्योग्राफी की क्लास करेंगे। चैप्टर नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 2 हमारा किस पे था कि हमारा हिमालय का निर्माण कैसे होता है, उत्तरी मैदान का निर्माण कैसे हुआ, प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण कैसे हुआ, तो इन सब बारों में हमने डिस्कशन कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डली हुई है या प्लेलिस्ट में आप जाके चेकआउट कर सकते हैं और वीडियो देखिएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने समझाया, आप लोग को समझ में जरूर आएगा। ठीक है, चले आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की अफवाह तंत्र क्या है। ठीक है, तो ये हमारा क्लास 9 की क्लास 9 की ज्योग्राफी चल रही है। ठीक है, तो चलिए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। अफवाह तंत्र क्या होता है? तो एक क्षेत्र का नदी तंत्र जिसमें मुख्य नदी व उसकी सहायक नदियाँ शामिल होती हैं। मतलब एक नदी कोई भी हो, जैसे मान लीजिए हम गंगा नदी मान लेते हैं, उसमें बहुत सारी नदियाँ, घाघर नदी आ रही है, यमुना नदी आ रही है, सरस्वती नदी आ रही है, सभी नदियाँ एक दूसरे से मिल रही हैं, तो वो क्या एक अफवाह तंत्र बन रही है। क्या हो रही है? अफवाह तंत्र। तो उसे हम क्या कहेंगे? अफवाह तंत्र कहेंगे। समझ में आ गया? अब अफवाह द्रोणी क्या होता है? तो एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होती है, एक ही नदी द्वारा जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित होती है उसे हम क्या कहते हैं? अफवाह द्रोणी कहते हैं। अब हम बात करते हैं जल विभाजन की। तो पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अफवाह द्रोणियों को अलग करती है। कोई भी पर्वत है, मान लीजिए कोई एक पर्वत है, ये पर्वत इधर से जल जा रही है, इधर से जल जा रही है, ये बीच में ही पर्वत क्या है, इन दोनों जलों को आपस में टुकड़ों में विभाजित करिए, तो ये जल विभाजित का काम करिए। बट अगर यही ऊपर से इधर से भी उछाल मार के अगर आने लगे तो ये जल विभाजित क्या होगी? नहीं होगी, ये एक ही नदी बन जाएगी। तो अगर ये दोनों एक दूसरे से टुकड़ों में बांट रही है, जैसे हम लोग इस मैप के हिसाब से देखते हैं, देखिए इस मैप में आप लोगों को समझ में आएगा। मैं मैपिंग लेके आई हूँ। ये एक नदी बह रही है, ये एक नदी बह रही है, ए देख लेते हैं, बी देख लेते हैं, इधर से एक नदी बह रही है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जल विभाजन का काम कर रहा है ये पर्वत। ठीक है, ये उठा हुआ है, तो इसकी वजह से क्या है, ये जल विभाजित हो रहा है। अगर ये ना हो, ये इधर से ऐसे करके अप डाउन होने लगे तो ये जल विभाजित नहीं होगा। बट अगर बीच में ये उठा है और ये दोनों सीधी लाइन में इधर से आ रही हैं तो ये जल विभाजित हो रहा है। ठीक है, समझ में आपको आ गया जल विभाजित किसे कहते हैं? ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी कौन है? अमेजन नदी। अमेजन नदी क्या है? विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी क्या है? तो अमेजन नदी सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी है। ठीक है, ये डायग्राम मैंने आप लोग को समझा दिया। अब हम बात करते हैं भारत में अफवाह तंत्र कितने हैं? तो 2 अफवाह तंत्र है, एक हिमालय की नदियाँ, एक प्रायद्वीपीय नदियाँ। 2 है हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय नदियाँ क्या है? 12 मासी बहने वाली नदी है, और प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या है? मौसमी नदियाँ हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। इसे हम आगे देखेंगे। पहले हम ये 12 मासी और मौसमी नदियाँ, 12 मासी नदियाँ हिमालय नदियाँ आ जाती है, मौसमी नदियाँ क्या हो जाती है? प्रायद्वीपीय नदियाँ आ जाती हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी समझाया हुआ समझ में आए या नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है तो मैं और भी क्लासेस आप लोगों के लिए अवेलेबल करूँगी। ठीक है, तो 12 मासी नदियाँ देखते हैं। वर्षा के साथ हिम नदों से जल हिमालय नदियाँ अधिक लंबा। वर्षा के साथ क्या है? हिम नदी। जब आप मतलब ऊपर की साइड अगर हिमालय की साइड जाए तो ऊपर से क्या है, इन नदियों में बर्फ जो पिघलते रहते हैं, ग्लेशियर जो पिघलती है उससे भी इनमें पानियाँ जाती रहती हैं। चाहे मौसम कैसा भी रहे, बर्फ़ पिघलेंगी तो पानियाँ आती रहती हैं। वर्षा की उतनी मात्रा भी ना हो फिर भी वहाँ पे पानी आते हैं बर्फ़ पिघलने की वजह से। ये हिमालय नदी क्या है? बहुत ही लंबा रास्ता तय करती है। क्यों? क्योंकि हम आगे डायग्राम में देखते हैं। रुक जाइए, ये देखिए इस तरफ हिमालय की नदियाँ क्या है? जैसे देख लीजिए सिंधु नदी देख लीजिए, यहाँ से इस टाइप से आती यहाँ आई। ठीक है, और ये इस टाइप से ये लंबी दूरी तय करती, नीचे आकर अरब सागर में मिल जाएंगी। लेकिन जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वो क्या है कि देखिए, प्रायद्वीपीय नदियाँ ज़्यादा दूर लंबा रास्ता नहीं तय करती। इधर से आई इधर गिर गई। ठीक है, इधर से आई इधर गिर गई अरब सागर में कुछ,
ठीक है। तो ये ज़्यादा रास्ता नहीं, ये थोड़े थोड़े से रहते हैं। लेकिन जो हमारी हिमालयी नदियाँ हैं, जैसे गंगा नदी की भी आप देख लीजिए, तो गंगा नदी भी बहुत लंबा रास्ता तय करती हैं। गंगा नदी भी क्या है, लंबा रास्ता तय करती है, प्लस ब्रह्मपुत्र नदी भी इस टाइप से आके यहाँ पे लंबा रास्ता तय करती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा लंबा रास्ता तय करती है जो हिमालयी नदियाँ हैं, और ये बारहमासी होती है। और ये जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वो मौसमी होती हैं, ठीक है। अधिक अपर्दन व डेल्टा निर्माण करती है। हिमालय नदियाँ क्या है, अधिक अपर्दन और डेल्टा का निर्माण करती है, क्योंकि जो हिमालय नदियाँ हैं ऊपर से आती हैं, एकदम स्पीड में आती हैं। स्पीड में आने के साथ क्या है, इनके साथ जो भी होते घास फूस लकड़ी वगैरह जो भी आते हैं उन सभी को वो साथ में ऊपर से लेते हुए आती हैं। नीचे के साइड वो अपने साथ ले लेके आती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, जब ये नीचे आके थक जाती मतलब कि स्लो हो जाती है, तो उसके बाद वो जितनी भी जो डेल्टा वगैरह जो भी सामान लाती हैं वो यहाँ पे आके नीचे की साइड आके छोड़ने लगती है, बिछाने लगती है। उस टाइप से इस टाइप से क्या है, डेल्टा का निर्माण होता है। और जो पानी है इस टाइप से इधर इधर से क्या करता है, धीरे धीरे जाके अरब सागर में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में गिर जाती है और डेल्टा का निर्माण कर देती हैं। इसी के पास डेल्टा का निर्माण होता है, ठीक है। स्थलाकृतियाँ क्या है, गार्ज, आकार, घाटी, विसर्व, गोरु झील, गोखुर झील, ये सभी का निर्माण करती हैं। और ये क्या, अरब सागर व बंगाल की खाड़ी दोनों में जाकर गिरती हैं। अब हम ये बात करते हैं आकार, घाटी, विसर्व और गोखुर झील क्या होता है, तो हम इस मैपिंग से थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे कि ये एक नदी आई पहाड़ से, ठीक है, पहाड़ से ऐसे स्पीड में आई, ऊपरी भाग हो गई, नदी की स्रोत हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं ये मध्य भाग में आई, फिर ये विसर्व कैसे बन जाती है, इस टाइप से ये जो टेढ़ी ऐसे आई, सांप की तरह जो रेंगती आई, तो ये विसर्व बन गया। गोकुर झील कैसे बनती है, जैसे कि एक झील है, इधर से आई, पहले इधर से एक बार बह रही है, लेकिन बाद में कट होकर इधर से ना बहकर ऐसे मुड़ के चली आए, जो इस टाइप का जो ये एरिया बच जाएगा ये गोखुर झील हो जाएगा। जो पानी की एरिया बच जाएंगे वो गोखुर झील बन जाएंगे बच्चे हो। उसके बाद यहाँ पे स्पीड में आई, आते धीरे धीरे हो गई, थक गई। थकने के बाद जो भी वो अपने साथ लाएंगी वो यहाँ पे छोड़ देंगी, यही जो है डेल्टा का निर्माण करेंगी। और जो पानी धीरे धीरे क्या है, अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया गोखुर झील क्या है, विसर्व क्या है, जो पहले इधर से बही, उसके बाद अगर दूसरा रास्ता कट कर ली तो ये जो बचा हुआ नदी बन गया, ये गोखुर झील बन गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं मौसमी नदियाँ, पहाड़ी नदी, बारहमासी नदियाँ हमें समझ में आ गया। ये हिम नदियों से जल लेती हैं, ये बारहमासी होती है, ये अधिक लंबा तय करती है रास्ता, ये अधिक अपर्दन व डेल्टा का निर्माण करती हैं, प्लस ये गार्ज, आकार, विसर्व, गोखुर झील का निर्माण करती है। ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में जाकर गिरती हैं। अब हम बात करते हैं क्या, मौसमी नदियों की। तो ये प्रवाह वर्षा पर निर्भर होती है। जब ये वर्षा होती है तभी ये, जब वर्षा होंगी तो इसमें ज़्यादा पानी होगा, वर्षा नहीं होगा तो ये सूख जाती, क्योंकि इन्हें दूसरा स्रोत नहीं होता है पानी लेने का। लेकिन बारहमासी नदियों में हिमालय के बर्फ से, ग्लेशियर से एनी टाइम पानी आते रहते हैं, ठीक है। नदियाँ छोटी व छिछली होती है, छोटी होती है, ज़्यादा लंबी रास्ता नहीं तय करती है, छिछली होती हैं। कम अपर्दन व कुछ नदियों डेल्टा को बजाय एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी क्या होता है, तो एस्चुरी होता है कि ये डेल्टा का निर्माण करती है, ये कुछ क्या है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये सीधा आएंगी। अगर ज़्यादा इसमें पानी या वर्षा है तो ये अपना रास्ता ऐसे तय करके चली जाएंगी, ठीक है। मान लीजिए एक झील, ये उसकी निर्माण क्या, एस्चुरी क्या होता है, एक खारे पानी की झील आ रही है इधर से मीठे पानी की झील आ रही है, तो ये दोनों अलग अलग हो गएंगे, तो क्या ये एस्चुरी झील का निर्माण करेंगे। जैसे नर्मदा नदी, तापी नदी, ये सब एस्चुरी नदी हैं, ठीक है। स्थलाकृति इसमें क्या है, जलप्रपात, जैसे कि ये धुआंधार जलप्रपात वगैरह बनाती हैं, ठीक है। तो अधिकांश नदियाँ अगर आप लोग देखोगे तो नर्मदा और तापी नदी के बाद ये क्या है, जलप्रपात बनाती हैं। अगर आप लोग देखोगे तो धुआंधार जलप्रपात बनाती है। अधिकांश नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलकर बंगाल की खाड़ी में की तरफ गिर जाती है। अधिकांश नदियाँ क्या है, आप लोग अगर मैप के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं
तो मैप के हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखें तो इस टाइप से ऐसे ऐसे आके ये अरब इस टाइप बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। ये थोड़ी दूर का ही रास्ता तय करती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, हम लोग क्या है यूपीएससी के लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से हम एनसीईआरटी को भी कवर करेंगे। ठीक है, बच्चों की तरह हमें नहीं पढ़ना है, हमें साइंटिफिक तरीके से पढ़ना है, क्योंकि 2023 ज़्यादा दूर नहीं है। अगर हम धीरे धीरे भी करेंगे फिर भी हमारे लिए बहुत ही कम टाइम बचा है। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र की बात कर लेते हैं। तो सिंधु नदी तंत्र का उद्गम क्या है? मानसरोवर झील है। सिंधु नदी तंत्र का उद्गम क्या है? मानसरोवर झील है, जो तिब्बत में है। ठीक है, वहाँ से उसकी उद्गम होती है। लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के मध्य से गुजरती पश्चिम की ओर बहते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। लद्दाख और जास्कर श्रेणी जो है, आप यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ से जो ये निकलती है, यहाँ लद्दाख और जास्कर की तरफ से ये बीच से होती हुई फ्रेंड्स आपकी जो इसमें जो नदियाँ हैं, मैं मैप के हिसाब से देखती हूँ। जैसे ये सिंधु नदी है, तो यहाँ से कौन सी द्रोणी है, कौन सी नदियाँ हैं, कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं, ये सभी आप लोगों को पता होना चाहिए। कौन सी पश्चिमी घाट से जा रही, कौन इसके बीच में, कौन ऊपर के हिस्से से कौन सी द्रोणी है, पहाड़ियाँ हैं, ये सभी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद क्या है, लद्दाख जास्कर श्रेणियों के मध्य से होकर पश्चिम की ओर बहते हुए पाकिस्तान में जाकर प्रवेश कर लेती है। जो इंडिया में ये काफ़ी कम है, सिंधु नदी ज़्यादातर पाकिस्तान में ही है। ठीक है, उसके बाद इसकी सहायक नदियां हैं जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा, सतलज, चेनाब, रावी और झेलम। ये कौन कौन से साइड है? पश्चिमी है, उत्तर साइड है। तो ये सभी आप मैप के थ्रू देखिएगा, पता करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है और अरब सागर में जल विसर्जित करती है। कहाँ जल विसर्जित करती है? तो अरब सागर में। अब हम बात करते हैं गंगा नदी तंत्र की। तो गंगा नदी तंत्र क्या है? गंगा नदी तंत्र क्या है? भागीरथी प्लस अलकनंदा से मिलती हैं। अलकनंदा से, जो भागीरथी गंगोत्री में और अलकनंदा बद्रीनाथ में, ये दोनों जाके गंगोत्री क्या हिम नदी में और बद्रीनाथ ये दोनों जाके देवप्रयाग में जाके मिल जाती हैं। जो गंगा फिर ये गंगा हरिद्वार के मैदानों में प्रवेश करती है। जैसे कि मान लीजिए गंगा नदी की और कौन सी नदी कहाँ से कैसे जाती है, देखिए ये जो सांगोपो नदी, ब्रह्मपुत्र नदी है, जो चीनी में इसको सांगोपो नदी नाम से जानते हैं। उसके बाद ये क्या है, चीन में इसको सांगोपो नदी से जानते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिहांग नदी में आ जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद ये लोहित बन जाते, फिर ये ब्रह्मपुत्र यहाँ पे कहलाते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र कहलाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आके बंगाल की खाड़ी के पास गंगा के साथ मिलती है। जब ये गंगा यहाँ से आती है, उसके बाद यहाँ पे जो कोलकाता के पास हुगली नदी के पास थोड़ा अलग होती है और यहाँ पे आके मिल जाती है दोनों ब्रह्मपुत्र। और उसके बाद यहाँ दोनों मिलके यहाँ पे क्या है, डेल्टा का निर्माण करती है, प्लस ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या बात कर रहे थे, हाँ ये मैंने आप लोगों को बता दिया। जो डेल्टा का निर्माण करती है, हुगली भागीरथी के पास थोड़ा सा अलग होती हैं। उसके बाद यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती है और इसी बीच में क्या है, सुंदरबन स्थित है। इन्हीं के बीच में ये आपका सुंदरबन है। ठीक है, उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। यहाँ पे मेघना का निर्माण करती है। जब ये दोनों मिलती है तो यहाँ पे क्या है, मेघना बन जाती हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा झील कहाँ पे है। तो यहाँ पे चिल्का झील है, यहाँ पे पुलिकट झील है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पुलिकट झील है, यहाँ के कोलेरू झील यहाँ पे स्थित है। ये सभी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसकी सहायक नदियाँ, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो बाई की तरफ है, लेफ्ट साइड है, वो कौन कौन सी है? तो कोसी, गंडक, घाघरा और शारदा है, जो हिमालय से निकलती है। जो दाईं ओर से निकलने वाली है, जो राइट साइड से, यमुना और यमुनोत्री हिमनद है। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा क्या है? सुंदरी, पादप और मैंग्रोव वन और रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए ये क्या है, प्रसिद्ध है। अपराद्वीपीय नदियाँ क्या है? चंबल, बेतवा, जो यमुना की नदी है, सहायक इसमें है, सोम गंगा की सहायक है। ठीक है, यमुना की सहायक है, चंबल बेतवा यमुना की सहायक है और सोम गंगा की सहायक है। आप लोग देखोगे कि जैसे ये गंगा नदी है तो इधर से सोम नदी आ रही है, चंबल आ रही है, बेतवा आ रही है, यमुना आ रही है। ठीक है, इस टाइप से आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सी नदियाँ किस तरफ से निकल रही हैं। अब ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की देखते हैं। तो मानसरोवर झील से पूर्व से निकलकर सांगोपो नदी नामचा बेरुआ शिखर के पास वी टर्न लेकर, आप लोगों को मैंने बताया था ये मानसरोवर से निकल के यहाँ से क्या है, वी टर्न लेती है। क्या है, वी टर्न लेती है। ठीक है,
वी टर्न लेती है जो ब्रह्मपुत्र नदी है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? दिहांग नदी से के नाम से जाना जाता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सी नदी कहाँ पे किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तथा इनमें दिबांग, लोहित, केनुला आदि सहायक नदियों के का जल मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। कौन कौन सी नदी का जल मिलता है? तो दिबांग, लोहित, केनुला आदि की सहायक नदियों से मिलकर ये असम में ब्रह्मपुत्र का नदी का निर्माण करती है। उसके बाद हम बात करते हैं भारत में ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा अपरदन व सिल्ट के अधिक निक्षेपण के कारण मार्ग परिवर्तन बाढ़ का कारण बनता है। मान लीजिए जैसे ये आई, इसमें तो ऑलरेडी ये पानी आ ही रहा है, लेकिन क्या है इसमें अधिक सिल्ट और अपरदन होता है। इसमें मतलब कि आप लोगों को पता है गोंडवान भूमि के कारण जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें क्या है, जो इंडियन प्लेट है यूरेशियन प्लेट से जब टकराती है तो उसमें रेगुलर टकराव की वजह से उसमें भूकंप वगैरह आते रहते हैं, जिस वजह से क्या है इसकी पानी जो उछलती रहती है, तो इस वजह से इस एरिया में ज़्यादातर बाढ़ का कारण बनता है, ठीक ना। जो ये प्रायद्वीपीय पठार कैसे निर्माण हुआ इसका, प्लस गोंडवान भूमि क्या है, ये सभी मैंने आप लोगों को सेकंड चैप्टर में बता दिया, अच्छी तरीके से समझा रखी हूँ। तो उसमें जाके आप लोग एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदियों की। प्रायद्वीपीय नदियों में कौन कौन सी नदियाँ आ जाती है? तो नर्मदा नदी आ जाती है। हिमालय नदियों में ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु 3 नदियाँ आ जाती है। प्रायद्वीपीय नदियों में नर्मदा नदी आती है, जिसका उद्गम क्या है? अमरकंटक पहाड़ियाँ हैं। इसका उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक पहाड़ियों से होता है। अब पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी से बहते हुए, पश्चिम की ओर से भ्रंश घाटी से बहते हुए, पश्चिम की ओर से क्या है? भ्रंश घाटी से बहते हुए जबलपुर के निकट संगमरमर सैलों से बहती हुई धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। ये क्या है? आप देखोगे नर्मदा नदी के पास ये धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करते हुए खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। ये कहाँ है? खंभात की खाड़ी इस टाइप से अरब सागर में, ये अरब सागर इस तरफ आता है, बंगाल की खाड़ी इस तरफ आता है, तो ये धुआंधार निर्माण करते हुए अरब सागर में आके गिर जाती है, ठीक है। डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुरी बनाती है। ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। डेल्टा का निर्माण जो पहाड़ी एरियो से आता है, ये बात आप लोग को पता होना चाहिए कि जो डेल्टा का निर्माण करती है वो पहाड़ी एरिया से जो नदियाँ बहती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती है। एस्चुरी जो है प्रायद्वीपीय पठार की तरफ से जो आती है वो एस्चुरी का निर्माण करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ताप्ती नदी। इसका उद्गम एमपी बैतूल जिला सतपुरा पहाड़ियों से है। इसका उद्गम कहाँ से? एमपी मध्य प्रदेश से बैतूला जिला सतपुरा पहाड़ियों से है। नर्मदा के समांतर भ्रंश घाटी से बहती है। नर्मदा के जो समांतर है भ्रंश घाटी, वहाँ से बहती है और अरब सागर व पश्चिमी घाट के मध्य पश्चिम की ओर बहने वाली है। ये पश्चिम की ओर ज़्यादातर बहती है। आप लोग ज़्यादातर देखो नदियाँ, जो ज़्यादातर नदियाँ इसी टाइप की तरह बहती हैं, ठीक है। प्रमुख नदियाँ इसमें है माही, भरतपुजा और पेरियार। इसमें कौन कौन सी नदियाँ हैं? माही, भरतपुरा और पेरियार। अब गोदावरी द्रोणी की बात करते हैं, जो 1500 किलोमीटर ये लंबी है गोदावरी नदी। अब प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी अगर आप लोगों को नदी में पूछा जाए कि जो प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है, गोदावरी द्रोणी है, जो उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट से है। इसका उद्गम कहाँ है? जो महाराष्ट्र के नासिक जिला है वहाँ से पश्चिमी घाट से है। अफवाह तंत्र यहाँ का महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। जो प्रायद्वीपीय पठार की तरफ ये सारे एरिया पड़ते हैं। इसमें सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो पूर्वा, वर्धा, प्रणहिता, मंजरा और बेनगंगा और पेनगंगा, ये सभी यहाँ की सहायक नदियाँ हैं। अब महानदी की बात कर लेते हैं, तो उद्गम क्षेत्र इसका क्या बनेगा? छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि। इसका उद्गम क्षेत्र छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि है। ये उद्गम क्षेत्र कहाँ से कौन सी नदी उद्गम होती है, किस तरफ है, ये आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग मेरे ही नोट्स पे नहीं, आप लोग रिवीजन भी कीजिएगा। एनसीईआरटी की बुक्स के थ्रू ही मैं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका जो अफवाह तंत्र है कहाँ है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कृष्णा नदी की। तो इसका उद्गम जो है पश्चिमी घाट महाबलेश्वर के निकट है। कृष्णा नदी का जो पश्चिमी घाट है वो महाबलेश्वर के निकट है। यहाँ पे आपका कृष्णा नदी आ जाएगा। इसकी सहायक नदी है तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी और भीमा। ये सभी क्या है? इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब हम बात करते हैं कावेरी नदी की। तो इसका उद्गम क्षेत्र क्या होता है? ब्रह्मागिरी हो जाएगा, श्रृंखला, पश्चिमी घाट। इसका उद्गम क्षेत्र क्या हो जाएगा?
ब्रह्मगिरी, पश्चिमी घाट, ठीक है। और इसकी सहायक नदियाँ हैं अमरावती, भवानी, हेमावती, काविनी, शिव समुद्रम और जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात, यहाँ पर भी जलप्रपात ये बनाती है कावेरी द्रोणी, ठीक है। पूर्व की ओर से बहने वाली अन्य नदियाँ, ये पूर्व की ओर से कौन सी नदियाँ बनती है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सी नदियाँ किस तरफ से बहती है, तो ये पूर्व की नदी से ओर से बहने वाली है दामोदर, ब्रह्मणी, बैतरणी और स्वर्ण रेखा, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रमुख झीलें कौन कौन सी है, तो लैगून झील जो चिल्का झील है उड़ीसा, केलुरु आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट क्या है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है, ठीक है। आंतरिक लवणीय झील कौन से है, सांभर जो राजस्थान में है। और मीठे पानी की झील कौन सी है, तो डल व ब्लूर झील है जो जम्मू कश्मीर में है। लोकटक झील जो मणिपुर में मीठे जल की लोकटक झील है। उसके बाद हम प्राकृतिक झील देखते हैं तो भीमताल उत्तराखंड में है, नैनीताल उत्तराखंड में है, और बाड़ा पानी मेघालय में है, ठीक है। बांध निर्माण से निर्मित झील, बांध से भी निर्मित हुए हैं कुछ झीलें, तो गुरु गोविंद सागर, भाखड़ा, नागला में है, ठीक है। उसके बाद जो भी मैंने झील वील बताई है वो मैंने आपको इस मैप में बना के रखा है, तो आप लोग ये एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ये नोट्स भी आप लोगों को मिल गए हैं, प्लस आपको कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मैंने आप लोगों को समझा भी दिया है। अगर समझ में आ गया होगा तो आप प्लीज़ यूपीएससी एजुकेशन पॉइंट को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो।